नमस्कार, मैं आयुषी वर्मा। आप देख रहे हैं एएमटीवी न्यूज़। देश विदेश की छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एएमटीवी न्यूज़। खबर विस्तार से। नमस्कार, मैं विष्णु कुमार एएमटीवी न्यूज़ से। आज हम आए हैं गौतम बुद्ध नगर के युवा, शिक्षित और कर्मठ जो एमएलए एमपी के लिए खड़े होना चाह रहे हैं। आज हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं। आइए। नमस्कार जी। आपका नाम क्या है सर जी? योगेश कुमार, योगेश प्रधान। तो आप एमएलए एमपी के लिए खड़ा होना चाह रहे हो गौतम बुद्ध नगर जिले से? हाँ, मैं जनता की सेवा भाव को लेते हुए और जनता की और बेहतर तरीके से मैं सेवा कर पाऊँ, इस भावना को अपने अंदर लेते हुए मैं गौतम बुद्ध नगर से एमपी पद के प्रत्याशी के तौर पर उतरने जा रहा हूँ। तो आप नए वर्ष के जैसा कि आज नया साल स्टार्ट हुआ है आज से, उसके बारे में गौतम बुद्ध नगर की जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं समस्त देशवासियों को और ख़ासकर मेरी प्यारी गौतम बुद्ध जनपद की समस्त जनता को योगेश प्रधान की तरफ से साल 2024 की वेरी हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि हमारे पास युवा प्रत्याशी मिले हैं, इन्होंने बताया कि गौतम बुद्ध नगर की जनता के लिए नए साल के उपलक्ष्य में इन्होंने उनके लिए धन्यवाद किया है। और आप जैसा कि हमने देख रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, कि आप उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, राम मंदिर का निर्माण एक देश की असीमता से तो संबंधित है ही है, इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है। जो हो रहा है वो भी सही है, पर कोई विशेष पार्टी किसी का भय दिखा करके, मतलब किसी विशेष समाज का भय दिखा करके अपने ही हिंदू भाइयों पर अत्याचार कर रही है। पहले का समय आपको याद होगा विष्णु जी कि मुग़ल काल का शासन था, तो उन्होंने अपनी जनता को सुविधाएं देने के लिए, उन्हें और उन्नति के पथ पर ले जाने के लिए हिंदू भाइयों पर जजिया कर लगाया था। और हिंदू भाई देने के लिए मजबूर थे, क्योंकि उनके सामने दूसरा कोई ऑप्शन था ही नहीं। पर आज की वर्तमान पार्टी हिंदू भाइयों को मुस्लिम भाइयों का डर दिखाते हुए हिंदू भाइयों पर ही अत्याचार कर रही है। वो डर दिखा करके उनसे वोट इकट्ठा, हिंदू भाई जहाँ कहीं भी कोई मेरा भाई अपना बिजनेस खोलने जा रहा है, कोई धंधा खोलने जा रहा है, वो कब खोलता है धंधा? जब उसके पास कमी होती है, आर्थिक परेशानी होती है। अब वो धंधा खोलने तो तब जाएगा, सबसे पहले तो उसे गवर्नमेंट को ही जीएसटी देना पड़ेगा। अरे यदि उसके पास जीएसटी होता ही तो फिर वो धंधा करने ही क्यों जाता? कुल मिला करके मुस्लिम भाइयों का डर दिखा करके इस सरकार ने हिंदुओं को बार बार प्रताड़ित कर रही है और उसका शोषण कर रही है। मेंटली शोषण किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए था। जैसा कि आपने बोला जजिया कर, तो जजिया कर और मुस्लिम और हिंदू बीच के सरकार से आप क्या कहना चाह रहे हैं इसके बारे में? मैं दोनों ही समाज के व्यक्तियों से एक ही बात कहूँगा कि देखिए, हमारा भारतवर्ष में पहले भी हिंदू भाइयों का शासन रहा है, राजाओं का शासन रहा है। तब भी मुस्लिम वर्ग था और हिंदू भाई थे, सब मिल कर के रहते थे और आपस में प्यार और मोहब्बत से उन्नति की बातें करते थे। आज जब ऐसा समय आता है, जब आदमी को इलेक्शन का समय आता है, तो उन विरोधी भावनाओं को जगाया जाता है जिनका कि जनता से, खासकर गरीब जनता से किसी तरीके का भी कोई औचित्य है ही नहीं। गरीब व्यक्ति को क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी और दाल। वो क्या उपलब्ध करवाई गवर्नमेंट ने? नहीं। उसको तो उपलब्ध करवाने के विषय में सोचती ही नहीं। सोचती है तो केवल एक मंदिर बनना चाहिए, हर व्यक्ति इसका समर्थक है, मैं स्वयं भी समर्थन करता हूँ, होना चाहिए। पर उसके साथ साथ 2 भाइयों के लिए, अपनी जनता के अपने देशवासियों को दाल रोटी का भी उचित प्रबंध किया जाना चाहिए, जो कि नहीं किया जा रहा है, बल्कि हराम के खाने की आदत गेरी जा रही है। हराम का खाना कभी भी किसी भी देश को उन्नति के पथ पर नहीं लेके जा सकता। जैसा कि आप कह रहे हो कि हराम का खाने के लिए, तो जनता के लिए कह रहे हो या सरकार के लिए सीधा कह रहे हो आप ये चीज़? हराम के खाने से मतलब है कि आप मेरी जनता को फ्री में आप दे रहे हैं शासन, मानता हूँ देना चाहिए, पर गरीबों को स्वावलंबी भी बनाइए। स्वावलंबी आप कहाँ बना रहे हैं? उसे हर महीने नाश दे करके, चावल दे करके एक हराम पंथी की ओर लेके जा रहे हैं, जिससे कि वो वर्तमान सरकार का विरोध ना कर पाए और चाल
चावल और रोटी में ही अटक के रह जाए। कहने का केवल एक मत है कि उन व्यक्तियों को दिया जाए जिनके घर में दाल रोटी का उचित प्रबंध नहीं है, पर बशर्ते केवल उन्हें जिंदा रखने के लिए। उन्हें स्वावलंबी बनाइए। विकसित देश है, अमेरिका है, क्या वहाँ पर नहीं मतलब दिया जा रहा है, वहाँ भी दिया जा रहा है, पर किस लिए? केवल जिंदा रखने के लिए। बाकी उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। आज अमेरिका विकसित देशों की गिनती में क्यों है? क्योंकि उसने अपने देशवासियों को हराम का ना खिला करके आगे बढ़ने के लिए, बिजनेस करने के लिए प्रेरणाएं दी हैं। आज बताइए कौन सा भाई, हिंदू भाई बिजनेस करने की तरफ जा रहा है? बल्कि उसे तो दाल रोटी के चक्करों में ही इस तरीके से। देखिए, फ्री का राशन की आवश्यकता किसे है? फ्री के राशन की आवश्यकता उस परिवार को है जिसके घर में दाल रोटी भी उचित तरीके से प्रबंध वो नहीं कर पा रहा है। हम उस फ्री राशन क्यों दे रहे हैं? हम इसलिए दे रहे हैं कि वो थोड़ी सी उसके पेट की भूख शांत हो करके वो आगे अपने धंधे के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने व्यवसाय के लिए सोचे। यहाँ सोचने का तो काम ही नहीं हो रहा। यहाँ तो उसे फ्री पर फ्री दे करके हरामपंथी की तरफ लेकर के जाया जा रहा है, जिससे कि वो किसी भी सरकार का विरोध नहीं कर पाए। सबसे बड़ा दुखदाई समय था। एक व्यक्ति कहता है कि मैं देश का चौकीदार हूँ। चौकीदार का मतलब क्या होता है? चौकीदार का मतलब होता है कि वो अपने परिवार की सेफ्टी करे, सुरक्षा करे, और ऐसा में कोई घटना ऐसी आ जाती है अपने परिवार में तो उसे दूर करने के लिए यथासंभव प्रयास किया जाए। पर कोरोना काल में हमने ये देखा, और सभी देशवासियों ने भी ये देखा, कि वर्तमान गवर्नमेंट के होते हुए मेरे गरीब भाई बहन अपने घरों तक भी नहीं पहुंच पाए। वो इतना बुरा समय था कि सरकार मौन हो गई, जैसे कि देश में कोई सरकार चल ही नहीं रही है। यदि कुछ संपन्न व्यक्ति नहीं होते जिनके मन में दुख था, दर्द था, यदि वो समुचित व्यवस्था नहीं करते तो मेरे गरीब भाई अपने घरों तक भी नहीं पहुंच पाते। इसके बावजूद भी कई गरीब परिवार अपने घरों तक नहीं पहुंच पाए। कई माताएं अपने बच्चों से महरूम हो गईं। बच्चे भूख से बिलख करके मर गए। गरीबों पर लठ बरसाए गए। क्यों? अरे तुमने तो गरीबी मिटाने का आश्वासन दिया था ना, आपने तो गरीब को ही मिटा दिया। ये कैसी सरकार है? ये चौकीदार का फर्ज क्या होता है कि वो अपने ही देश पर या अपने परिवार पर संकट आए तो उसी के ऊपर अत्याचार करे। तुमने क्या ये काम किया? तुमने भी तो एक अत्याचार ही किया है अपने गरीब भाइयों पर। जैसा कि सरकार ने कोरोना काल में हर तरीक़ा से सुविधा करी है, खान पीन की, चावल, राशन, हर चीज़ की सुविधा करी है, तो उसके लिए भी आप जनता मतलब सरकार से क्या कहना चाह रहे हो? सरकार के द्वारा करी गई समुचित सुविधाएं असफल थीं। ऐसा क्यों आप कहना चाह रहे हो कि सरकार से, कि जो सरकार ने कार्य किए हैं कोरोना काल टाइम में जो भी सुविधा करी है जनता के लिए, तो ऐसा आप क्यों कहना चाह रहे हो कि जो सगरी जो भी काम किए थे वो असुनिश्चित रही थी? सभी कामों को मैंने नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कोरोना काल में सरकार के द्वारा उचित ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं करी गई थी, जो कि करनी जानी चाहिए थी, जो सरकार कर सकती थी, क्योंकि देश का संपूर्ण ट्रांसपोर्ट सरकार के अधीन है। इन्होंने सारी ट्रांसपोर्ट को जाम कर दिया था। गरीब व्यक्ति, गरीब माता बहनें, गरीब मजदूर वर्ग कैसे अपने घरों तक पहुंचता? ये सरकार के होते हुए, इस सरकार के होते हुए गरीबों ने जो अत्याचार सहे हैं, वास्तव में देखा जाए तो इस सरकार को सत्ता में आने का भी अधिकार। समुचित व्यवस्था करी ही नहीं गई ना, बल्कि समुचित व्यवस्था तो उन लोगों ने करी जिन्होंने गरीब जनता का दुख समझा। उन्होंने अपने स्तर पर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था उपलब्ध करवा करके मेरे गरीब भाइयों को उनके निवास तक, मूल निवास तक पहुंचाने की व्यवस्था करी। सरकार तो उस वक्त साइलेंट थी। सरकार ने तो सारे ट्रांसपोर्ट जाम कर दिए गए थे। क्यों करे गए? आपको सत्ता में इसीलिए चुन करके भेजा गया था क्या कि परिवार में कोई आंच आए, कोई समस्या आए तो आप चुप होकर के बैठ जाएं? ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार जिस प्रकार से कोरोना काल में मौन थी, उस प्रकार उन्हें एक्टिव रहना चाहिए था। कोरोना काल में तो सरकार को सबसे ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए था।
जब वो देश का एक व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति ये कहता है कि मैं देश का चौकीदार हूँ, तो आपने चौकीदारी देश की कहाँ पर करी है बताइए। आपके भाई लोग मर रहे हैं, सड़ सड़ के रोटियों के लिए बिलक रहे हैं, और आप देश का चौकीदार कहते हैं। आप कहाँ से चौकीदार हैं? आप बोलिएगा, आप बताइए चौकीदार कहाँ से हैं आप? देखिए, किसान एक वो वर्ग है, यदि वो मेहनतकश इंसान देश में ना होता तो ऊपर की जितनी भी पीढ़ियाँ सब भूखी मरती। उनकी यूरिया है, खाद है, और कृषि से संबंधित जो भी चीज़ें हैं सब तो आपने एक तरीके से महंगी कर दी। जब भी उन्हें अपने अधिकारों को मांगने के लिए बार बार धरने पे धरना देना पड़ रहा है, उस सरकार से जिसको चुन करके उन्होंने भेजा था कि वो सरकार हमारी हितैषी होगी, हमारा भला करेगी, पर भला हुआ क्या? मेरे 5 साल तक, मेरे 10 साल तक मेरे किसान भाई लोग ताज हाईवे पर बैठे रहे, वो परेशान धरना प्रदर्शन करते रहे। सरकार ने गौर करी? नहीं करी, क्योंकि उनकी निगाह में किसानों का तो कोई वजूद है ही नहीं। यदि वजूद होता तो उनकी बात सुनी जाती। पीएम मोदी साहब को वहाँ पर होना चाहिए था, ये कृषि मंत्री को वहाँ पर होना चाहिए था। दोनों में से कोई भी वहाँ पर उपस्थित नहीं था, और मेरे किसान भाई भूखे प्यासे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहे। सरकार का या सरकारी तंत्र का कोई नुमाइंदा वहाँ पर नहीं पहुँचा। आज किसानों की याद नहीं आ रही है। आज किसानों से वोट मांगने के लिए नए नए षड्यंत्र पैदा करे जा रहे हैं, जो कि नहीं करे जाने चाहिए थे। और ऐसी सरकार को चुनने का, सत्ता में रहने का, चुनने का छोड़िए, सत्ता में रहने का भी अधिकार नहीं है। शुरू में एक बात कही थी कि मेरे भाव क्या हैं? जनता की सेवा करना। मैं अपनी जनता, खासकर गौतम बुद्ध नगर जनपद वासियों की सेवा के लिए योगेश प्रधान किसी भी पार्टी से आए, मेरा मूल भाव, मेरी मूल भावना केवल एक है कि मैं अपनी जनता की तन मन धन से सेवा कर पाऊँ और उसे उस ऊंचाइयों पर पहुंचा पाऊँ जिसका कि मेरा गौतम बुद्ध नगर उत्तरदायी है, या जिस जगह पर वो होना चाहिए जो आज तक वहाँ पर वो नहीं पहुँच पाया है। इसीलिए मेरे भाइयों, एक बात का ध्यान रखना, योगेश प्रधान चाहे किसी भी पार्टी से आए, झंडा मत देखना तो केवल योगेश प्रधान को कि एक भाई, एक बेटा अपने परिवार में आ रहा है, अपने परिवार की सेवा करने के लिए आ रहा है, और आपको उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए आ रहा है जिसके कि आप वास्तव में पहले तो सोचना ये है, हाँ, सबसे पहले तो सोचना ये है कि सरकारी नौकरी इसी वक्त क्यों निकाली जा रही है, जबकि इलेक्शन का समय नज़दीक आता जा रहा है। इससे पहले भी तो निकाली जा सकती थी। भाई, बेरोज़गारों को तो नौकरी की ज़रूरत है, आपने इस समय क्यों निकाली? क्योंकि आपको उनको देना है, मेरे बेरोज़गार भाइयों को लॉलीपॉप, एक लॉलीपॉप चूसने के लिए देना है तो कि इसे चूसते रहो और हमें वोट दो। आप नौकरी निकाली नहीं गई है, ये तो एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है मेरे बेरोज़गार भाइयों के लिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो मेरे भाई ओवर एज हो गए होंगे, वो बेचारे नौकरी का ही इंतज़ार करते करते नौकरी की लाइन से बाहर जा। देखिए, सरकार ने जो एक रवैया अपनाया हुआ है कि अपनी संस्थाओं को, अपने तंत्र को ना संभाल करके उसे प्राइवेट कर दिया जाए, उसे निजी हाथों में सौंप दिया जाए, ये सरासर गलत है। एक बात बताइए, एयर इंडिया सरकारी संपत्ति होते हुए उसे बेचने की ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि रतन टाटा या टाटा बिरला उसे संभाल सकते हैं, देश संभालने में या फिर सरकार संभालने में असमर्थ है। दूसरी बात, आपने निजीकरण जितनी संस्थाओं का किया जा रहा है, बैंकों से लेकर के हवाई जहाज़ का ले लीजिए, रेलवे लाइन का ले लीजिए, कभी किसी ने सोचा था कि एक पटरी पर 2 तरह की रेलवे चलेंगी, रेल लाइन चलेंगी, या 2 तरह की रेलगाड़ियाँ चलेंगी, जिसमें कुछ ट्रेनों को प्राइवेट कर दिया गया, कुछ ट्रेनें, सरकारी ट्रेनें तो नाम मात्र को चल रही हैं। ज़्यादातर सरकार की नीति है कि जनता को गुमराह करते हुए जनता का आर्थिक शोषण किया जाए, जिसके कि मैं सरासर खिलाफ हूँ और इस अन्याय का मैं पुरजोर तरीके से विरोध कर